वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। तो सारे लाइफ साइंस वाले बच्चों का मैं करता हूँ बहुत बहुत वेलकम टू डीयू परीक्षा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी लाइफ साइंस से केमिस्ट्री का पहला यूनिट केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 है। यहाँ पर पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही मिलेगा यहाँ, बट ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप देखिए केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों से आप लोग पूछ ही सकते हैं। सेमेस्टर 1 में वो पढ़ के गए हुए हैं, पढ़ के एग्जाम दे के आए हुए हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आप उनसे आराम से फीडबैक लीजिएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, स्टार्ट करेंगे हम अपनी एमओटी से, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर इसमें डिस्कस है क्या है यार, पचास रूल एक, तो बीच में एक और चीज थी वो पता नहीं, मैं भूल गया। ऐसे रैंडम क्वेश्चन है, समझ लिए डाइपोल मोमेंट के हैं कुछ, और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है शायद, आई थिंक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। ये दो तीन चार छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो मेजरली एमओटी बहुत एक्सक्लूसिवली है, आपको पूरा एमओटी समझ आ जाएगा। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप एमओटी में शायद क्वेश्चन ना कर पाए। जितने भी आपके एग्जाम में है सारे सवाल ले लिए गए हैं। पचास रूल बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है, मजा आ जाएगा, सब कुछ समझा रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया है, पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली डिस्कस्ड है। जरूरत मेरे हिसाब से, जो थोड़ा बहुत समझदार होगा उसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी में जाने की। तो मेरे हिसाब से आप इसको जाएंगे लेके एग्जाम में बैठेंगे तो बढ़िया ही देकर आएंगे। आप बाकी मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स होंगे। और जो लोग केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं, अगर यहाँ पर अभी तक ये इंट्रो सुनना है तो भाई यार जाके अपने दोस्तों तक भेजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तभी मतलब मैं सोचूंगा कि आगे हर चीज को कंटिन्यू करूँ, लाइफ साइंस भी कंटिन्यू रखूँ, अपना केमिस्ट्री ऑनर्स भी कंटिन्यू रखूँ। एंड यस, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ वीडियोस। वन ऑफ माई फ्रेंड इज ट्राइंग टू मेक बॉटनी और जुअलॉजी। तो दुआओं में जरूर याद रखिए कि सारे के सारे जो है वो अच्छे तरह से लाइफ साइंस को भी इस सेमेस्टर में अपलोड कर दें। तो जितने भी लाइफ साइंस वाले बच्चे हैं सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। कमेंट में बताते हैं कौन सा कॉलेज है, कोई अपना सजेशन जो भी है वो दे दें, ताकि मुझे पता लग जाए कहाँ कहाँ से लाइफ साइंस के बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आई थिंक इतना ही काफी आज आज बातचीत करने के लिए, बाकी बातचीत होती रहेगी। कमेंट में इंटरेक्शन करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको वहां पर। एंड देन इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल फॉलो करिएगा, वहां पर भी जो है कुछ टाइम बाद थोड़ा ज्यादा एक्टिव होंगे। अभी थोड़ा काम का टाइम है तो इसलिए, वरना फिर एग्जाम वगैरह नहीं होंगे तो उसके टाइम में भी वहां पर भी देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज वगैरह जरूर करते रहेंगे। तो शेयर वाला पार्ट, टेलीग्राम वाला पार्ट, सब कुछ ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए बढ़िया से। मिलेंगे आपसे अभी इसी लेक्चर में, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ डज एमओटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकाउंट फॉर द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस एमओटी के देखते हैं। लगातार यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं, जो क्योंकि थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से किस तरीके से एमओटी को अप्रोच किया जाता है, वो ये है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम बताएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 में 16। अप टू अगर 14 इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक बात करें, मतलब सिंपल बात करूं मैं N2 की, सिर्फ मैं नाइट्रोजन तक की बात करूं प्रॉपर्ली। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि अगर मेरे पास N2 नाम की कोई चीज, मतलब नाइट्रोजन गैस है, तो हमारे पास जो भी ट्रेंड चलता है आप याद रखेंगे वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल सा चलता है, थोड़ा एबनॉर्मल सा। अब जब 15 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, इसको थोड़ा सा समझिए। मुझे बताइए लॉजिकली, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या पाई? सर सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या वो ज्यादा स्टेबल? हाँ सर ज्यादा स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम या ज्यादा? सर स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो मतलब जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्या करें। हम यहाँ पर लिखें सिग्मा 2pz या फिर पाई 2px, ये ऑप्शन है हमारे पास, है या नहीं है? अब हमारे पास जो है, हमारे पास हमें पता है पाई 2px पाई 2py होते हैं, फिर सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि फिलहाल सिग्मा 2pz लिखें या पाई 2px पाई 2py लिखें। सो एबनॉर्मल के केस में मैंने क्या बताया आपको? मैंने कुछ नहीं बताया, अभी बताऊंगा। मतलब एबनॉर्मल का मतलब है चीजें नॉर्मल नहीं हो रही। नॉर्मल चीज क्या थी कि अच्छा ये एनर्जी वाइज हम चल रहे हैं, इस तरीके से ऑर्डर लगाते हैं, ये यहाँ पर जो है एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है, सॉरी ऐसे ऐसे लगाते हैं ना। अब एनर्जी जो है इंक्रीज हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ मुझे बताइए सिग्मा 2p x की एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी 2pz की, या सिग पाई 2px की? तो अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ध्यान से बात सुनिएगा, अगर मैं बात करूं नॉर्मल केस में, जहां पर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हम मानते ही हैं और उसको कंसिडर भी करेंगे, तो नॉर्मली हमारा ट्रेंड ऐसा होना चाहिए था कि सिग्मा 2p2z हो, फिर पाई 2p2x और पाई 2p2y होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड होता है, दैट इज
हमारे पास हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज जिसका नाम होता है sp मिक्सिंग, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि पाई 2px की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू सिग्मा 2pz। क्या ये चीज सबको समझ आई? बोलिए यस। 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए हैं हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। एंड दिस इज केस जब हमारे पास क्या है, एबनॉर्मेलिटी है थोड़ी सी। क्या एबनॉर्मल है? दिस एबनॉर्मेलिटी इज नोन एज sp मिक्सिंग। वैसे इसका इतना कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, बस इसका नाम होता है sp मिक्सिंग की वजह से ये हमारे पास हो जाता है। तो क्या हुआ है, नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, बट एब्नॉर्मल केस में उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इस तरीके से याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं अपने O2 के बाद, जहां पर जो क्या है हमारे पास नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मली चलिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन क्या आएगा, अब सिग्मा 2p2z ही आएगा। देन आएगा आपका पाई 2p2x और पाई 2p2y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे आएगा आपका पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आते हैं इसके जस्ट बाद। उसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो और भी ज्यादा। फिर बाद में आता है आपका सिग्मा स्टार 2p। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल करी। क्या ये चीज सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो कि क्या नॉर्मल क्या है नॉर्मल? एनर्जी वाइज आप लगाना चाहें तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये ज्यादा एनर्जी, फिर ये, एंड देन फाइनली, और इनकी इक्वल होती है, पाई वालों की इक्वल एनर्जी होती है। इनको हम डिजनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, डिजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबको समझ आया क्या नॉर्मल कैसे एबनॉर्मल, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से याद रखना है? तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, जो आप सभी को देखते ही यहाँ पर नजर आएगा कि इट कंटेन्स हाउ मच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट एक्चुअली कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया। तो यहाँ पर आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। ये आया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमारे पास एमओटी डायग्राम फ्रॉम जेडीली नाम की एक बेहतरीन बुक है। तो O2 है, ऑक्सीजन एटम सेम लेवल पर होंगे क्योंकि ऑब्वियसली सेम है तो सेम एनर्जी होगी। तो 1s2 और 1s2 कंबाइन करके सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी किस तरीके से बढ़ रही है। और नॉर्मल केस में पाई सिग्मा 2px की एनर्जी बजाद कम होती है एज कम्पेयर टू पाई वालों की, इनकी भी इक्वल है। क्या है चीज सबको समझ में? अच्छे से हमने डायग्राम भी देख लिया, यहाँ पर डायग्राम भी समझ लिया किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। वैसे यहाँ पर आई थिंक पैरामैग्नेटिक वाला है तो हाँ खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बाकी अगर ज्यादा नंबर का सवाल है वो 5 नंबर का, तब हाँ आप ये डायग्राम भी आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का, तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। देन सेम तरीके का बिहेवियर कि नाइट्रोजन का डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताइए विद द हेल्प ऑफ एमओ डायग्राम, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, फिर दोबारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में भी काफी ज्यादा बार हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर हमने बात कर रखी है नाइट्रोजन की भी की किस तरीके से ट्रेंड चलेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 के बाद आना तो चाहिए था सिग्मा 2pz, आना क्या चाहिए था सिग्मा 2pz, पर नहीं आता बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज sp मिक्सिंग। तो आ जाता है पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz। क्या ये चीज सभी को याद है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ हो जाता है आपके सामने। और ये आपका एमओ डायग्राम आप सभी के सामने जेडीली से उठाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, N2 दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एक एटम, फिर नाइट्रोजन का एक एटम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं किस तरीके से आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप एक नाइट्रोजन एटम लिखेंगे, यहाँ पर आपने एक नाइट्रोजन एटम लिखा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अब आप इसका बनाइए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इसका 1s। सेम ही लेवल पर, क्योंकि आपकी कॉपी है उसमें लाइंस खींची हुई होती है एग्जाम में, तो आपको पता होगा कि सेम लाइन में ये चीज बनानी है। सॉरी 1s यहाँ का लिखते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे बनाने, ये आ गया। अब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, एक ऑर्बिटल बनाएंगे जो क्या होगा, हाई एनर्जी है तो एंटी बॉन्डिंग। अच्छा इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे लिखिएगा, स्केल वगैरह से बनाइएगा, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी लिमिटेशन। तो यहाँ पर ये आ गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सिग्मा 1s2, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s2। सिमिलरली अब आप इसके ऊपर रख दीजिएगा किसको, इसके ऊपर ऑब्वियसली 2s2 को रखेंगे, ये आ गया। यहाँ पर आप रख दीजिए 2s, क्या कर रहा हूँ हर बार, सॉरी। यहाँ पर क्या, चलो ये आ गए। ये क्या है 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सब कुछ आप स्ट्रेट लाइन में करेगा, यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ पेन टैब एंड ऑल, तो यहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन। बाकी आप लोगों के पास कॉपी होगी, स्केल होगा, पेंसिल होगी, तो पेन वैसे पेन से ही बना लेंगे। देन उसके ऊपर आप क्या बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या आना चाहिए, 2p के सारे ऑर्बिटल बनाएंगे और
कौन कौन आपस में मिक्स हो रहा है सर? हमारे पास जो मिक्सिंग होगी x की x से, y की y से, z की z से, तो z की z पे लाइन बनाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2py है, तो 2py ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि पाई वाला बना रहा है, तो ये नीचे जाएगा और वो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझ के करना है। और एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन के केस में O2 में क्या है, सिग्मा 2p x एनर्जी सबसे कम और सिग्मा स्टार की सबसे ज्यादा। सेम यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन वाले केस में पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी कम, तो इनके एंटी बॉन्डिंग की इससे भी ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नीचे आएगा, जिसका बॉन्डिंग जितना नीचे उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई 2py और पाई 2pz यहाँ है, तो पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz इससे भी ऊपर होंगे। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस सर, होगा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देख लिया, अब हमें बात करनी है बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला होते हैं, कर लेते हैं बात। वैसे तो सभी को पता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कर दीजिए माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए 2 पर। चाहे तो काउंट करना चाहे काउंट कर लीजिए, वरना सभी को पता है आंसर 3 आएगा, तो कर लेते हैं फिर भी। बॉन्डिंग के अगर मैं देखूं क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 है ना, सही काउंट करा है? कोई अगर गलती हो तो प्लीज बताइएगा। 10 माइनस यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में देखिए कितने सर, ये आ गए दो आपके 1s2 और ये दो आ गए, बस यही। तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6/2 आपका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या चीज सभी को क्लियर हुई? तो बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। और अच्छा यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर। डायमैग्नेटिक देख लीजिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी डायमैग्नेटिक, ठीक। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि उसमें एक एक बेसिकली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो भी आप निकालना चाहें तो आराम से निकाल लीजिएगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा आई थिंक कितने बॉन्डिंग में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस यहाँ पर मेरे हिसाब से 6 होगा, हाँ ये 2 आ गया बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर चलिए आगे बात करेंगे उसमें किस तरीके से, अगर आपको बिना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के आपके पास ऑप्शन हो निकालने के लिए, तो आप किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं उसकी हम आगे बात कर लेंगे जब ऑक्सीजन के O2 नेगेटिव इन सभी वाला क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है अब हमारे पास, दैट इज व्हाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता? तो आइए हीलियम 2 की बात करें। मुझे बताइए एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 4 इलेक्ट्रॉन। सब मानते इस बात को? हाँ सर। अब जरा क्योंकि हमें पता करना है इसकी एग्जिस्टेंस, तो निकाल इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो क्या ऐसे आएगी? हाँ सर बिल्कुल ऐसे आएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, आप कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो आप कहेंगे बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 2, डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो आपको देखेंगे 2 2 2 और आंसर आ रहा है 0। तो अगर किसी भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो उसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है इस He और इस He के बीच में कोई भी बॉन्ड नाम की चीज नहीं। तो अगर नहीं है, जब बॉन्ड ही नहीं है, जब बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल कहां से? तो एटम ही तो वो है। तो क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है विच शोज कि ये एटॉमिक फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगा, He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू MOT, बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज 0 हेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज फिर जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो मतलब कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। 0.5 भी आया था तब भी हम मान लेते हैं कि जैसे कि He2 पॉजिटिव होता है ना, इसके केस में 0.5 आता है, तो हाँ मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू MOT कि ये एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल में वी नेवर नोस। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमें इनका एमओ डायग्राम बनाना है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। तो एमओ डायग्राम बहुत आसान है। क्या हम सभी ने ऑक्सीजन का सीख लिया? सीख लिया? हाँ सर। मुझे बताइए पॉजिटिव का क्या मतलब है सर? O2 पर पॉजिटिव का ये मतलब है जितने भी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स है ना उससे एक कम कर दीजिए, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। और O2 नेगेटिव का बताइए सर? इसका ये मतलब है जितने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है ना उससे एक ज्यादा कर दिया, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन कर दूं? हाँ सर बिल्कुल आपने सही बोला। और O2 नेगेटिव का बेटा आप कहेंगे सर 16 + 2 कर दीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत सही बात है। अब ध्यान से सोचिए, आप अपने दिमाग में आंखों में इस डायग्राम को बसा लिए। किस डायग्राम को? की O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2pz में। बस इतना याद रखिएगा। अब आपको दिमाग में क्या सोचना है, अगर O2 पॉजिटिव हुआ तो कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दीजिए, बन गया डायग्राम। समझ में आई बात? अगर O2 नेगेटिव हुआ तो किसी भी एक को कर दीजिए पेयर। समझ में आई बात? अगर O2 नेगेटिव हुआ तो दोनों को पेयर कर दीजिए। क्या यहीं से O2 का डायग्राम अगर आपने थोड़ा सा अपने आंखों में बसा लिया तो क्या आप इजीली इस चीज को टैकल कर पा रहे हैं कि आपने O2 का डायग्राम देख लिया कि 1s2 1s2 2s2 सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2py और
पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2p z में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये सभी को पता होता है, यही बेसिकली बेसिक होता है कि हमारे पास, हमें लगता था कि ऑक्सीजन तो डायामैग्नेटिक होनी चाहिए थी, पर वो पैरामैग्नेटिक निकली थी, जिसकी वजह से हमने जो है वो वीबीटी को फेल माना था और एमओटी आई थी अपने एग्जिस्टेंस में। तो O2 नेगेटिव अगर आपको देखना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्या होगा, अब सोच के बताइए कितने अनपेड बचे सर, एक ही अनपेड बचा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, अगर आपसे O2 पॉजिटिव बोले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए, बस ये आपका आ गया है क्या, एमओ का वो। तो आप इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप O2 पॉजिटिव का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 5। अगर आप O2 नेगेटिव का निकालना है तो आप एक एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा रहे हैं, अगर आप O2 2 नेगेटिव का कर रहे हैं तो आप एंटी बॉन्डिंग में 2 बढ़ा रहे हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? वैसे तो आपसे डायग्राम अगर मांगा है तो आप प्रॉपर डायग्राम बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप थोड़ा सा चीजों को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं एनालिटिकली। अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक चीज है, जब भी आपके पास एक स्पीशी हो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इज योर रेफरेंस, 14 क्या है आपका रेफरेंस है, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो तो 14 को थोड़ा बीच में बना, ऊपर क्या आएगा 13 आएगा ऑब्वियसली, 13 12, फिर नीचे 15 16, 14 इज योर रेफरेंस। हमें पता है 14 किस में होता है, नाइट्रोजन में, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है नाइट्रोजन का 3। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज करते रहिए, 2, इसके ऊपर 1.5, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं यहाँ पर भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करते रहिए, आपका आराम से आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 और यहाँ पे 2, सॉरी गलत कर दिया, 2.5 नहीं, 1.5 आ गया, क्या कर रहे हो, बता भी नहीं रहा, 1.5 आ गया। तो यहाँ पे ये 17 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, फ्लोरीन में, देख लो एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, सभी को पता है। 11 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 इलेक्ट्रॉन तक बात आएगी, तो आप यहाँ तक इन चीजों को इतना याद रख लीजिएगा कि आपके पास 10 से लेके जब भी 18 तक स्पीशी आए ना, और आपसे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा जाए कि आप अरेंज करिए, और आपको पता हो कि आपको एमओटी की जरूरत नहीं है, मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कम नंबर का है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज एनालिटिकल थिंकिंग के लिए भी, मतलब कि आपने चलो क्वेश्चन कर लिया कि आपने सही करा या नहीं करा, वो आपको इससे पता लग जाएगा। तो अब बॉन्ड ऑर्डर का अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो क्या होगा सर, O2 में 15 वाला सबसे आगे आएगा या 17 वाला, सर हमारे पास देख लीजिए O2 पॉजिटिव का इसका क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका है 1.5, इसका है 1, तो ऑब्वियसली O2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर O2 नेगेटिव का, देन O2 2 नेगेटिव का। ये किसका ऑर्डर आया है, ये आया है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये है हमारे पास ऑर्डर। वी ऑल नो जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी छोटी बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, खत्म। इस ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा वही जिसको आप बोलते हैं क्या, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो अगर O2 को भी मैं इन्वॉल्व करूं, दैट इज सेकंड वाले में हमें O2 को इन्वॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का लगाऊं तो O2 में कितना आ जाएगा, इसका बेसिकली आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर फिट कर दीजिए, O2 को यहाँ फिट कर दीजिए, और अब इस ऑर्डर को उल्टा कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या चीज सभी को क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो बताइए, एकदम क्लियर, ठीक है। तो एक बार मैं अभी तक जितना भी बताया उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारे पास अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सबसे पहले नॉर्मल एबनॉर्मल का केस, एबनॉर्मल वाले में sp मिक्सिंग नाम की चीज होती है, कब तक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन। एबनॉर्मल चीज क्या है, नॉर्मल चीज क्या है, सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है लॉजिकली कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इतना सभी को लॉजिकली पता है सर, पता है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। बट इलॉजिकल बात ये है कि पाई बॉन्ड को हम जो है उसकी एनर्जी को कम मान लें, उसको ज्यादा स्टेबल मान लें, उसकी एनर्जी को हम क्या मान लें, कम मान लें, दिस इज समथिंग इलॉजिकल, और यू कैन से एबनॉर्मल इन ऑर्डर टू मेमोराइज। तो एबनॉर्मली आप ये मेमोराइज कर सकते हैं, नॉट एबनॉर्मली, मतलब आपको नहीं बोल रहा मैं, इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो 14 इलेक्ट्रॉन तक जो एबनॉर्मल चीज होती है वो ये होती है कि सिग्मा 2p2z नाम का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू पाई वाले से, जो नहीं होना चाहिए था, हम भी मानते हैं इस बात को, बट sp मिक्सिंग की वजह से हो जाता है। तो आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ याद रखेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा 16 वाला, और 15 इलेक्ट्रॉन जहां भी स्पीशीज होंगे, जैसे आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में तो चलो 14 होते हैं, NO में आएगा आगे, उसमें भी आप देखेंगे सेम जो है हमारे पास नॉर्मल वाला ही ट्रेंड फॉलो होता है। तो वहां ये ट्रेंड रहेगा कि आपके पास सिग्मा 2p2z जो है वो पहले आ जाएगा जैसा आना चाहिए। सबसे पहली चीज ये सीखी, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, यस सर आराम से लिख देंगे, इतना आपने थोड़ा बहुत थ्योरी में भी पढ़ा होगा यहाँ पे, और आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे किस तरीके से बनाना है। फिर बॉन्ड ऑर्डर की बात भी हमने यहाँ पर कर ली, नाइट्रोजन का देखा आराम से सब कुछ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, इसकी एबनॉर्मेलिटी की बात करी क्यों है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करी,
और ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देन He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? देन यहाँ पर इनके कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की बात करें किस तरीके से आपको O2 याद रखना है कि सिग्मा स्टार में जो उसका सिग्मा स्टार कह रहा हूँ, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है, उसमें आपके एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें आपके एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको O2 पॉजिटिव का बनाना है तो एक ऊपर से हटा दीजिए, O2 नेगेटिव का बनाना है एक बढ़ा दीजिए, O2 2 नेगेटिव का बनाना है तो एक और उसमें बढ़ा दीजिए। तो आप इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा तो आपको खुद ही फायदा होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बता दी कि जब भी 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3, उसके ऊपर 2.5, फिर 0.5 कम, फिर 0.5 कम, फिर 0.5 कम, एंड सो ऑन, ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। 17 इलेक्ट्रॉन में बात करें हम, यहाँ पर हमारे पास 1.5, फिर आपके पास देख सकते हैं 1। तो हमारे पास वैसे फ्लोरीन तक ही होता है सिलेबस में, तो वहां तक हमने बॉन्ड ऑर्डर बात कर ली। अगर बॉन्ड लेंथ लगाने तो आप ऑर्डर आराम से लगा सकते हैं कि इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग विच इज हेट्रो मॉलिक्यूलर। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है होमो मॉलिक्यूलर बोलते हैं ना, होमो मॉलिक्यूलर या होमो एटॉमिक, सॉरी क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक जो स्पीशीज हैं उनका हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हेट्रो मॉलिक्यूलर। सब कुछ लगभग सेम है। NO में आप देखेंगे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम चलेंगी। नाउ क्या चेंज होगा इसमें, उस चीज को बात करते हैं। द चेंज इज ओनली एंड ओनली कि हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे हम बनाते हैं ना, नाइट्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन को यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं ऑक्सीजन का 1s यहाँ लिखूंगा, सॉरी नाइट्रोजन का। मुझे बताइए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि नाइट्रोजन? सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के बस 1s को आप थोड़ा नीचे बनाएंगे, बस ये डिफरेंस। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो थोड़ा सा ऊपर आएगा और इसकी एनर्जी जो है वो कमी, एनर्जी लेवल से आते हैं। तो इसका जो 1s है किसका, ऑक्सीजन का, उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के 1s से। बस यहाँ पर यही है, और यहाँ पर इन्होंने 1s का डायग्राम क्या खाली 2s का बना रखा है। तो NO में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, दैट इज सिग्मा 2pz की एनर्जी इज गोइंग टू बी लेस। क्या है चीज सभी को क्लियर हो? कोई डाउट? नो सर, कहां से होगा, क्योंकि इतने अच्छे से डिटेल में बात कर ली। तो अब यहीं पर आप क्या करिए, इसको मिक्स करिए, 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 बनाइए, इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करिए, और एट द एंड आप यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे तो आइए साथ में एक बार कर लेते हैं। सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गिनते रहिएगा आप, जैसे ही 15 हो जाए मुझे रोक दिएगा। 4, ये आ गए आपके 6, 8, क्या लिखूं, सिग्मा 2pz या पाई पाई? सर आप लिखिए सिग्मा, क्योंकि नॉर्मल केस है, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। कितने हो गए, 10। अब आते हैं पाई 2px और पाई 2py पर, कितने हो गए सर? यहाँ पे आपके हो गए 10, है ना? तो 11, 12, 13, 14, और फाइनली आप भर दीजिए एक सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py में से किसी में भी एक, ये आपके हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। देखते ही बताइए पैरा या डाया? सर देखते ही बता दिया पैरा है। क्यों है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, सो दैट मीन दिस वन इज गोइंग टू बी योर पैरा मैग्नेटिक। खत्म। और क्या बताएंगे सर? और पूछा क्या है वो देखते हैं ना। तो प्रेडिक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दी, प्रेडिक्ट क्यों, हम तो एग्जैक्ट बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर आप सभी लोग निकाल सकते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग से, तो वैसे चलिए निकाल लेते हैं। बाकी तो हमें पता है 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 ही आएगा। तो कैलकुलेट में करूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए। हाँ सर, 2 2 4 1 5 बटे 2, तो आ जाएगा आपको 5/2, दैट इज 2.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। जो हमने सोचा था वैसे ही हो। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो? अगर बाई चांस आपसे NO पॉजिटिव का पूछ ले, तब आप बस इस वाले इलेक्ट्रॉन को उड़ा दीजिएगा, सेम आपका काम हो जाता है। तो ये था हमारे पास हेट्रो मॉलिक्यूलर, हेट्रो एटॉमिक्स, क्या बोल रहा हूँ, हेट्रो मॉलिक्यूलर, हेट्रो एटॉमिक वाले मॉलिक्यूल का NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड का, इस तरीके से बनाया। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पूछा गया है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकलवाया है। फिर किसी भी एक का बना दो, नाइट्रोजन को तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया, कॉन्फिगरेशन की भी बात कर ली, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन की बात कर ली। तो CO की बात करें तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन दैट इज CO वाला कितनी बार पूछा गया, नाइट्रोजन वाला कितनी बार पूछा गया, ऑक्सीजन O2 2 नेगेटिव O2 वाला कितनी बार पूछा गया। तो आप ये मान सकते हैं MOT में से अगर सवाल आया, इन्हीं में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आपके पेपर में आएगा, बिकॉज दे ऑल आर रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ योर मतलब रिस्पेक्टिव DU के एग्जाम में, जो भी पुराने पेपर्स में आए हुए थे वही है। तो कैसे बात करें, क्या बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बारे में मुझे जरा बताइए आप लोग कितने होंगे। सर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं दैट इज वो जनरली हम SP मिक्सिंग वाला ही बनाते हैं, और वही JD ली नाम की जो बुक है हमारी, इससे हम डायग्राम देख रहे हैं, उसमें भी वही दिया गया है। तो SP मिक्सिंग वाला ही हमारे पास डायग्राम। अब इसमें क्या है, तो अब SP मिक्सिंग है तो किसकी एनर्जी कम? सर होनी चाहिए थी सिग्मा 2pz की, बट नहीं हो। बिल्कुल सही आपने ये बोला। तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं मैं बोलूं नाइट्रोजन जैसा ही आपका ऑर्बिटल डायग्राम आएगा, बट द पॉइंट और द डिफरेंस इज कि कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप यहाँ लिखें, कार्बन का अगर मैं 1s यहाँ लिख रहा हूं तो ऑक्सीजन का मुझे नीचे लिखना होगा, बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे जो है इसका क्या होगा, एनर्जी इसकी जो है वो कम होगी इसके ऑर्बिटल की।
फिर यहाँ पे आप सिंपल इसकी मिक्सिंग तो वही सेम तरीके से करवा दीजिएगा। यहाँ पे आपके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ना जैसा कि आपने इसमें देखा, जैसे एनओ में एक चीज देख लें, हाँ जैसे यहाँ पर आप नाइट्रोजन है, इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? इसके 2p में होते हैं कितने बताइए, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2p, हाँ पूरे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंगली ही फिल करिएगा, कि मतलब पहले दो 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 फिर 6, फिर आपका लास्ट में 7th इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे नहीं देखना कि अच्छा 2p z में 2 है, नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिए 7 है, उसके अकॉर्डिंगली स्पाई 2px जो भी एनर्जी वाइज है उसी एनर्जी वाइज ही आपको चलना है। बस आप देखिए अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन है 2p में, 3 इसके 4 इसके, तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंगली भरना है। सिमिलरली यहाँ जब आप देखेंगे तो इसके कार्बन के पास क्या है सर? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p2, यही होती है ना। तो 2p इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ऑक्सीजन के पास 4, तो आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन से डील करना है, और वो भी आप अकॉर्डिंगली एनर्जी वाइज ही भरेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 2pz में है ही नहीं तो आप किसी के इसके 2pz में भरेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन का एनर्जी जो है हम ज्यादा रखेंगे बिकॉज ऑफ इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देन यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अलग, चलो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर 2px और 2py के मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं इसको थोड़ा सा फिर मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, बाकी आप लोगों के पास होगी। यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है स्लाइड में, तो इसीलिए, वरना एग्जाम में तो स्पेस ही स्पेस होगी। तो कार्बन है, इसके मैं क्या करूँ सर? यहाँ पे आप एक एक इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। यहाँ पे क्या करूँ सर? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, बिल्कुल सही। तो एक्स वाई जेड के ट्रेंड में चले हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ सिर्फ, बाकी आपको पता है 2px 2py 2pz ये हो। एक्स से कौन मिक्स होगा? एक्स, तो बताइए मुझे कौन आएगा पहले सर? क्योंकि यहाँ पर सबसे नीचे कौन आएगा सर? हमारी sp मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ पर सिग्मा 2pz नहीं आएगा, तो यहाँ पर सिग्मा 2pz नहीं आएगा, तो कौन आएगा? पाई 2px और पाई 2py आएंगे। तो यहाँ पर ये आप कर दीजिए इसको मिक्स, और ये दोनों लगभग लगभग सेम एनर्जी पर ही होंगे। कौन कौन देख सकते हैं हम यहाँ पर? सिग्मा 2px, सॉरी यहाँ पर सिग्मा 2py और 2pz को करना है ना, मैं कहाँ एक्स और वाई को कर रहा हूँ। यस, तो सिग्मा 2py को आप देख सकते हैं, सिग्मा ये जो 2py वाला है आपका किससे मिक्स हो रहा है? 2py वाले से। 2pz वाला ऑब्वियसली 2pz वाले से ही हो रहा है। तो आइए इनको जरा करते हैं मिक्स। तो सिग्मा 2py वाला ये आया, ये आपका दूसरा आया, और यहाँ पर ये आपने एक इसका बना दिया बॉन्डिंग वाला, फिर ये आया, ये आया। यहाँ पे अब आप ये मत देखिएगा कि इसमें 0 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, अब आप भूल जाइए क्योंकि अब प्रॉपरली मिक्सिंग हो चुकी है। देन इसके बाद आप उठाएंगे इस वाले को, दैट इज इसको, ये आया, ये यहाँ पर इसका बॉन्डिंग आ गया। अब आप चाहें तो पहले इसी का एंटी बॉन्डिंग बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि, और ये वाला इनका जो एंटी बॉन्डिंग है वो और भी ज्यादा ऊपर आएगा। ये किससे बनाया मैंने? वाई वाले का, तो वाई आ गया। तो ये जेड वाला यहाँ आया, एंड देन यहाँ आ गया, तो ये वाले सेम एनर्जी पर हमारे रहेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, सॉरी 3 4 5 6, अब हमारे पूरे हो गए। तो क्या है ये है मेरे पास सिग्मा, नहीं सर पाई, यार क्या बात करना है यार, बिल्कुल मतलब कोई नहीं, लिखने में तो गलती हो जाती है क्या यार, आप भी गुस्सा हो गए। पाई 2py और पाई 2pz, ये क्या है? सिग्मा 2px। क्या ये चीज सभी को समझ आई? बोलिए यस और नो। यस सर, बहुत आराम से अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो। सो आई होप कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, डायग्राम इसका क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 देखते ही कैलकुलेट करना चाहें आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखते ही आप वैसे बता सकते हैं क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा आपको बॉन्ड ऑर्डर 3 बोलना है। तो तभी कहीं ना कहीं इन्होंने देखिए और जो लिखा है ना, मतलब दोनों का लगभग लगभग सेम होता है, बट द डिफरेंस इज ये है होमो एटॉमिक, वो है हेट्रो एटॉमिक। तो उससे क्या होगा भाई बताया नहीं अभी क्या होगा? ये ऊपर नीचे जो आ रहे हैं वो ऊपर नीचे नहीं आएंगे, बस सही है सर, बाकी सब कुछ सेम है। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही देंगे, मतलब वो देख के लिख ही देंगे। बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, बस हो गया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का यही सिलसिला था। देन NO पॉजिटिव का बनाना, ये एक ही बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक ही बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करिए, बस इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, सिर्फ आप इसको हटा दीजिए, आपका एग्जैक्ट काम हो गया। और ये आई थिंक लेस इंपॉर्टेंट रहना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज एक ही बार आया है और जनरली आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो NO में से बस आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिएगा, तो आपका एग्जैक्टली NO पॉजिटिव का जो डायग्राम है वो बन जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 14, तो सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें 14 हो जाएंगे क्योंकि NO में कितने होते हैं? 15। NO पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, तो होगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया क्या? बॉन्ड ऑर्डर NO पॉजिटिव का। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े तो हाउ डज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, के बात इसकी हमने वैसे भी कर ली है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे ज्यादा है, तो क्योंकि ये आई थिंक 4 नंबर का सवाल है,
तो आई डोंट थिंक आपको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की जरूरत होगी। आप बस O2 2 पॉजिटिव करिए, उसका क्या लिख दीजिए कॉन्फिगरेशन, फिर O2 की करिए उसकी कॉन्फिगरेशन कीजिए। बेसिकली पहले O2 की लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा सर सिग्मा 2pz आएगा, क्योंकि यहाँ sp मिक्सिंग नाम की चीज नहीं हो रही है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पाई 2px देन पाई 2py, इसमें दो दो भर दीजिए, देन पाई 2px नहीं पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py, यहाँ पर एक एक भर दो। तो क्या आएगा अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा सर 2, इसमें सब कुछ भर दीजिए सेम एज इट इज जैसे नीचे भरा है। बस द पॉइंट इज पाई स्टार 2p1x और पाई स्टार 2p5 आएगा, सिर्फ ये आएगा यहाँ पर। एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1.5। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर हुई? बोलिए यस और यस सर, यहाँ पर क्लियर हो गई। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा था ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास का 2 है। एक सेकेंड, सॉरी क्या करूँ यार, मैं एंटी बॉन्डिंग से कम हुआ बता भी नहीं रहे यार, मतलब आप लोग देखते ही रहते हो, बोला तो करो कुछ। ये 2.5 आएगा। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी मैं गलत कर रहा था, फिर कमेंट में भर देते, पहले ही बता देते, इससे बढ़िया। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है अब इसमें, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा। और क्या बताएंगे इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, एक आ रहे थे, ये हमने देख लिए। तो इस तरीके से हमारे कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन हैं। बाकी जो आते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह आते हैं, उसको भी थोड़ा आगे देखेंगे। बट जो मेन कोर क्वेश्चन हैं, जो सवाल है हमारे पास बड़े डायग्राम वाले, वो सारे के सारे ये थे। इसको अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले आपको जो मेन चीज रखनी है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल 14 इलेक्ट्रॉन वाली जो है वो वाला केस आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है। क्या याद रखना है, नॉर्मल क्या होना चाहिए, सिग्मा 2pz कम होना चाहिए, बट एबनॉर्मली ऐसा नहीं होता। एबनॉर्मल कब चलता है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक सब कुछ एबनॉर्मल चलता है। चाहे B2 की बात कर लीजिए आप, दैट इज डायबोरॉन, आप चाहे C2 का डायग्राम आपसे पूछ लें उसमें भी सेम चीज होगी। वैसे आपके में लाइफ साइंस वाले में थोड़ा सा ये इतने ज्यादा आपसे पूछे नहीं गए हैं, बट ये अगर पूछे जा सकते हैं तो आपको सेम ट्रेंड करना है कि C2 में आपका यही ट्रेंड फॉलो होगा और B2 में आपका ये ट्रेंड फॉलो होगा। और भी कुछ आ जाए B2 2 नेगेटिव, C2 2 नेगेटिव, ऐसे कुछ डायग्राम्स आपको देखने को मिले तो उन सभी में ये होगा। और यहाँ पे आपका F2 में ये ट्रेंड होगा, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, इन सभी में आपको चाहिए यही ट्रेंड फॉलो होगा। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। वैसे इंपॉर्टेंट वाले जितने भी थे सारे डायग्राम्स के लिए, और आई थिंक प्रोबेबली इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे डायग्राम बनवाएंगे। इससे बाहर बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है कि पूछ लिया जाए। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीजें वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएंगी। BeCl2 has zero dipole moment while H2S has value। तो कुछ ये डाइपोल मोमेंट के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वी ऑल नो, हमारे पास जब दो एटम्स अटैच होते हैं उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। तो एक पर डेल नेगेटिव और एक पर डेल पॉजिटिव आ जाता है, और एक हमारे पास यहाँ पर डाइपोल हम बोलते हैं जनरेट हो जाता है। बेसिकली शिफ्ट हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ। नाउ दे आर आस्किंग BeCl2 has zero dipole moment while H2S has some value। तो इसके लिए हमें BeCl2 का सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दैट इज सिंपल लीनियर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सिंपल एकदम स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास इसका होता है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 डिग्री होगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, एक डायपोल इसकी तरफ होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो एक डायपोल इसकी तरफ होगा। दोनों डायपोल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है सर, 180 डिग्री का। क्या इसकी वैल्यू अगर मैं म्यू बोल रहा हूँ, क्या इसकी भी म्यू होगी, हाँ सर, क्योंकि जो है हमारे पास जो म्यू है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू डी, दैट इज बॉन्ड लेंथ। चार्ज जितना इस पे डेल नेगेटिव हुआ होगा उतना ही इस पे डेल नेगेटिव होगा, सब मानते इस बात को, हाँ सर। तो वही चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू बॉन्ड लेंथ, जो भी बॉन्ड लेंथ यहाँ होगी डी वही यहाँ होगी, तो म्यू बराबर म्यू होगी। नाउ बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट विल फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और ये आपका हो जाएगा कैंसिल। तो म्यू नेट कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अगर आपसे पूछे तो BeCl2 कैसा मॉलिक्यूल है, यू विल से इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। BeCl2 में दो बॉन्ड है, एक BeCl बॉन्ड दूसरी BeCl बॉन्ड, बोथ द बॉन्ड्स आर पोलर बट द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0, हेंस द कंपाउंड इज नॉन पोलर। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस, बॉन्ड इज पोलर बट द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बिकॉज मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फंडा लिखवा देता हूँ, जब भी आपके पास सबसे पहले ऑल बॉन्ड पेयर्स हो, सुनते रहिएगा, तो क्या नहीं हो सर, लोन पेयर नहीं हो, ऑल बॉन्ड पेयर्स नो लोन पेयर। किस पर, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, सेंट्रल एटम पर सारे बॉन्ड पेयर हो, उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं हो, और जो भी सब्सिडरी एटम अटैच हो, जो भी सब्सिडरी एटम हो
उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किससे? ऑब्वियसली सेंट्रल एटम से, तब आपका हमेशा हमेशा म्यूनेट जीरो ही आएगा। सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, सारे के सारे सब्सिडरी एटम जो है वो सेम हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम, तो हमेशा आपका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए PCl5, और एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लेना चाहेंगे बताइए सर? एग्जाम्पल के तौर पर दे दीजिए, मतलब जो आप लेना चाहें, आप ले लीजिए SF6 और CH4। CH4 ऐसे आई डोंट थिंक, मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो जाएगी। और क्या लेना चाहेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे हमने मॉलिक्यूल्स देख लिए, बाकी और भी मतलब काफी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट जीरो आता है। बाकी बात देखेंगे तो बात कर लेंगे, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं हमारा डायपोल मोमेंट, बट जितना है उतना यहाँ पर बता दिया। H2S की कुछ वैल्यू होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि H2S यही चीज फॉलो नहीं कर रहा होता कि यहाँ पर सारे बॉन्ड पेयर नहीं है, सबसे पहले तो लोन पेयर है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस, किस तरीके से आप बनाएंगे? अच्छा, डायग्राम स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा। ये तो मैंने ट्रिक बताई है आपको, आप समझ लीजिए दिस इज अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई किस में कितना डायपोल होगा, होगा या नहीं होगा। आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, आपको वेक्टर से ही दिखाना है। यहाँ पर अब आप देखिए, मुझे बताइए सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव की हाइड्रोजन, सर ऑब्वियसली सल्फर, तो एक डायपोल आपका इधर आगे जनरेट होगा, एक डायपोल आपको कुछ ना कुछ इधर जनरेट होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल होगा थीटा, जो ऑब्वियसली 180 डिग्री तो नहीं होगा, पता है ना सबको। और वैसे भी तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। सिमिलरली जो हमारे पास लोन पेयर है, उसका भी एक अपनी तरफ डायपोल आता है, यहाँ पर भी इसका एक अपनी तरफ डायपोल आता है, तो यहाँ पर जो नेट डायपोल आप बताएंगे दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप बताइएगा कि ये म्यू है, ये म्यू है, बोथ म्यू हैव अ सर्टेन एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल है, तो नेट और जो कि क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर सॉरी 180 के इक्वल नहीं है, तो अगर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं है तो इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज म्यू नेट को अगर मैं बताऊं कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, ये आपकी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि म्यू1 और म्यू2 इक्वल है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। म्यू डिपेंड करेगा कितना चार्ज है, कितना डिस्टेंस है। चाहेंगे तो आप ये चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे इतनी जरूरत नहीं होगी, बस आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि बॉन्ड हमारे पास जो पोलर है, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं है और दो लोन पेयर भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारी कहानी हो रही है। वेयरएज BeCl2 में कोई लोन पेयर नहीं है, सिंगल स्ट्रेट बॉन्ड्स है हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन भी चाहे तो आप बता सकते हैं sp है, लीनियर है। ये क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये नॉन लीनियर है, ये बेंड स्ट्रक्चर है। ये भी आप चीजें बताएंगे तो और ज्यादा इंपैक्ट आपका रहेगा सवाल पर। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस सर हो गई। नेक्स्ट सवाल आता है जो बहुत ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट रहता है कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू NF3 से? आइए इसको समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आप दिखाइए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। क्या ये डाइपोल इधर आएगा? हाँ सर। क्या ये डाइपोल इधर आएगा? हाँ सर। क्या ये डाइपोल इधर आएगा? हाँ सर। जो हाँ सर बोल रहे हैं बेटा, रीजन तो बताओ जरा। सर क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यही डायरेक्शन होगी। बिल्कुल सही। अब जिसने ये बात बताई उसका मैं मानता हूँ कि हाँ, अब आपने बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सही बात बताई। लोन पेयर होगा तो लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। इधर आओ जरा। हाँ भाई सर। किधर? इधर की उधर? सर इधर ही सही बना रहे हैं आप, इधर उधर क्या कर रहे हैं सर? फ्लोरीन की तरफ बोलिए। हाँ सॉरी, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब देखिए, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट। आप सबसे पहले इस ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए, आप बना दीजिएगा कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो वो अपनी तरफ खींच रहा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा है तो वो अपनी तरफ खींच रहा है। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव डाइपोल की डायरेक्शंस। ओके, क्या सबकी वैल्यू सेम होगी? तो सबसे पहले बता दूं, ये म्यू डैश होगा, ये म्यू1 होगा, तो ये भी म्यू1 होगा और ये भी म्यू1 होगा लगभग। ये म्यू2 होगा तो ये भी म्यू2 होगा, तो ये भी म्यू2 होगा, तो इसको मैं कुछ खाली म्यू बोल देता हूँ, ऐसी कुछ अलग वैल्यू की। आई डोंट नो ये म्यू डैश और म्यू इक्वल होंगे, उसकी बात नहीं करते, बट मैं बता देता हूँ अगर आपको लिखना चाहिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से कि इन NH3 जितने भी डाइपोल्स हैं, ऑल डाइपोल्स, उन सभी की जो है लगभग लगभग सेम ओरिएंटेशन या सेम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन आप बोल सकते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में है सारे के सारे लगभग। बट इन दिस केस यहां पर तीन डाइपोल्स एक डायरेक्शन में, और जो तीन डाइपोल्स और एक डाइपोल ये मिला के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कहीं ना कहीं ये जो है बेसिकली जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला डाइपोल है, ये इन तीन डाइपोल्स के इफेक्ट को कर रहा होगा नलीफाई। क्या कर रहा होगा? नलीफाई कर रहा होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यस सर समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बिकॉज ये इसको इसके इफेक्ट को कर रहा है नलीफाई,
तो मतलब क्या हुआ सर, नलीफाई का मतलब यही हुआ कि मतलब जितना इफेक्ट होना चाहिए था उतना इफेक्ट नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही। आप लोग अगर ये बात बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जितना इफेक्ट होना चाहिए था उतना इफेक्ट नहीं होगा, किसका, डायपोल का, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एट द एंड फ्रॉम द म्यू नेट वैल्यू। क्या है चीज सबको समझ क्या है, बता देंगे, क्या आप बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी कम, फिर आप डायपोल की डायरेक्शंस, फिर आप बताएंगे क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से आपकी जो वैल्यू है वो जो है वो लेस आएगी, किसमें, जहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन वाले डायपोल। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को और इस वाले को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले डायपोल मोमेंट तो बता ही देंगे। डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू NH3, तो यहाँ पे वैल्यू वाइज भी आपसे सवाल पूछा गया है तो उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा सेम एज इट इज। तो आप बता दीजिएगा हेंस द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज 1.7 dy which is actually greater than NF3 that is 0.2 dy। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, आता है दो चार सवाल, तो उसको भी देख लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हमें जो है वो एच एक्स का दे रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो निकालते कैसे, उसको मैं आईसी लिख रहा हूँ। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब है आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उसमें हमें पता है कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आता है। कैसे भाई, भाई ये अभी नहीं देखा आपने, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव जो आ रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट आयनिक कैरेक्टर, कि कहीं ना कहीं कोवलेंट में भी आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। तो ये आता है आपका, जितना आपने डाइपोल मोमेंट देखा वो आपको ऑब्जर्व होगा, म्यू ऑब्जर्व आप देखेंगे कि अच्छा HCl HX इन सब में जो इतना इतना डाइपोल मोमेंट आ रहा है, आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे या बाय द फॉर्मूला ऑफ आप देख सकते हैं म्यू इंटू डी वाले। नेक्स्ट दूसरी चीज आई आपकी म्यू आयनिक इंटू कर देगा 100। सर व्हाट डू वी मीन बाय म्यू आयनिक, म्यू आयनिक का मतलब है इट इज दैट डाइपोल मोमेंट, इट इज दैट डाइपोल मोमेंट अगर हमारा कंपाउंड, ये उस टाइम का डाइपोल मोमेंट है अगर हमारा जो कंपाउंड है वो क्या होता, वो एक प्रॉपर, वो एक प्रॉपर हमारे पास होता आयनिक फॉर्म में। वो क्या होता हमारे पास, अगर वो प्रॉपरली आयनिक होता, हमारा जो भी कंपाउंड है HF है HCl है HBr है, अगर वो आयनिक होता मतलब वो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में एग्जिस्ट करता, तब क्या डायपोल मोमेंट आता, दैट इज दिस म्यू आयनिक। क्या ये चीज सबको समझ में आई, म्यू ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्जर्व होगा, म्यू आयनिक मतलब वो वाला डायपोल मोमेंट अगर हम HBr को H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की तरह ही हमेशा देखें, ना कि HBr की फॉर्म में देखें। समझ में आया, बोलिए यस और नो। यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होगा और यहाँ प्रॉपर नेगेटिव प्रॉपर पॉजिटिव होगा। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज Q इंटू डी। डी इज दी बॉन्ड लेंथ, Q इज दी चार्ज। सोच के बताइए, समझ के बताइए, अगर कंपाउंड आयनिक होगा तो चार्ज कितना आएगा हमारे पास, अगर बेसिकली यहाँ पे HX है तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव है, तो चार्ज कितना आएगा सर, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना आएगा या नहीं, बोलिए यस और नो। यस सर बिल्कुल उतना ही आएगा। दैट इज कूलम में बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देख लिएगा 19 होता है 18, मेरे हिसाब से शायद 19 ही होता है। ESU की बात करें तो 4.8 समथिंग आता है इंटू 10⁻⁴ समथिंग, वो भी देख लेंगे आगे लिखा होगा। ESU में हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ठीक है। नाउ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये, तो अब जब भी हमारे पास एक कन्वर्जन याद रखिएगा, जो हमारे पास ये ऑनर्स वाले स्लाइड, मतलब ऑनर्स में भी ये सेम ही क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है केमिस्ट्री ऑनर्स में, सेमेस्टर 1 में है ना ये चीज, दैट इज ये वाला आपका जो यूनिट है आयनिक बॉन्ड वाला, ये आपका सेमेस्टर 1 उसमें आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहीं पे ये सवाल सेम एज इट इज आया हुआ है, आपके काफी सारे क्वेश्चन ओवरलैप कर रहे थे। तो वही स्लाइड जो मैंने सेमेस्टर 1 में बच्चों को पढ़ाई थी वहीं से ले आया कि आपका जो 1 dy है, 1 dy बेसिकली dy इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, वो इक्वल होती है 10⁻⁻18 ESU के। दूसरा 1 dy आपका इक्वल होता है अगर आपका कूलम्ब सेंटीमीटर में हो, तो कूलम्ब सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी योर SI यूनिट, और ये आपकी हो गई CGS यूनिट, CGS यूनिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आप देख सकते हैं 10⁻⁻10 आएगा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ Q अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो डिबाई हमें दे रखा है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, म्यू ऑब्जर्व मुझे दे रखा है कितना 1.92 दोनों। नाउ डिवाई को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में या फिर कूलम सेंटीमीटर में, वो नीचे वाले से दिखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मुझे दे रखी है 1.20 एंगस्ट्रॉम, चार्ज दोनों में गिवन नहीं, तो चार्ज अब मेरी मर्जी जो मैं चाहूँ वो ले सकता हूँ, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वाला या फिर आपका जो है वो कूलम वाला, दैट इज SI यूनिट। तो जो भी मैं चाहूंगा वो मैं ले सकता हूँ, बट फिर मुझे इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप बताइए क्या करें। तो मैं कर देता हूँ उसको, बॉन्ड लेंथ क्या है 1.2 इंटू
10⁻⁻10 मीटर आ गई। तो कूलम वाला लेता हूँ मैं। 19 ही होता है ना यार, बस एक बार ये देख लीजिएगा, ये 19 ही होता है यार, ये मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये -19 होता है या कुछ और होता है, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे। नाउ अब dy को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम सेंटीमीटर। 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, यहाँ भी आ जाएगा, कूलम मीटर से कूलम मीटर कैंसिल, इनटू आप 100 कर देंगे, तो एट द एंड आप एक आंसर तक पहुंचेंगे, जो ऑब्वियसली क्योंकि यहीं पर भी सेम क्वेश्चन आया है, आप बस सेम तरीके से ही जा रहे हैं। यहाँ पर बस आपने यूनिट का आपने अलग तरीका लिया है, तो आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको आप इजीली रिपोर्ट कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर अलाउड वैसे ही होता है, तो आप यहाँ पे इजीली अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करके देखें एक बार तो 10⁻−29 हो जाएगा तो यहाँ आया 1.92 बटे 1.2 इंटू 1.6 इंटू 3.33, और क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका 10⁻−30, और ये हो जाएगा -29 ऊपर आके हो जाएगा 10⁻−1, तो इंटू 10 हो जाएगा जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर साहब ने हमें आंसर दिया है, दैट इज कमिंग आउट एज 33.3%। तो ये आपका आंसर आया। तो हाँ 1.2 इंटू 1.6 यही तो होता है, शायद 1.92 है ना। लगभग हमारे पास ये होता है 7, ठीक है। हाँ तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचाइए तो आपका 33.3% आपका आयनिक कैरेक्टर आएगा इन दिस बॉन्ड। तो ये वाली भी एक वैरायटी है, दोनों बार आपसे सेम ही सवाल पूछा गया, लगभग कुछ वैल्यूज वगैरह चेंज करे हो सकता है। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया, एक सीजीएस यूनिट वाला भी बता दिया, और दूसरा हमारे पास जो है वो एसआई यूनिट वाला है, वो भी तरीका बता दिया है, हमने देख लिया इस क्वेश्चन को करने का। शॉर्ट नोट्स ऑन फजान्स रूल या फजान्स रूल, दोनों नाम लिखे हुए हैं, दोनों ही नाम हमारे पास होते हैं। तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो है इंपॉर्टेंट कि फजान्स रूल होता क्या है। सबसे पहले ये बताता क्या है हमें, ये बताता है सीसी के बारे में। सर सीसी क्या, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा वो 100% आयनिक होता ही नहीं है। जैसे हमने कोवलेंट में बात करी कि HCl है तो इसमें डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होगा, तो दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड जिसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, जिसकी हमने परसेंटेज वगैरह निकालने का ये सब चीज देख ही रखी है। सो अब आयनिक कंपाउंड में जो कोवलेंट कैरेक्टर है, ये हमारे पास फजान्स रूल आता है। यहाँ पर जो फजान्स रूल इसकी बात करते हैं, तो यहीं पर कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास जो ऑनर्स में अगेन डिस्कस करी थी, टाइम की थोड़ी सी कमी है तो इसी वजह से ये स्लाइड्स ले आया समझाने के लिए। सो क्या होता है यहाँ पर, आप थोड़ा सा मुझसे यहाँ भी समझ लीजिए कि एक कैटायन है एक एनायन है। कैटायन और एनायन में ऑब्वियसली आपस में अट्रैक्शन होगी। नाउ यहाँ पर कैटायन जो है एनायन को अट्रैक्ट करेगा, एनायन कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए टूवर्ड्स, एनायन कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए टूवर्ड्स कैटायन, दिस इज समथिंग लाइक हमारे पास जो आता है कोवेलेंट कैरेक्टर। सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करता है कौन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है अपना कैटायन। और जो न्यूक्लियस है, सॉरी जो न्यूक्लियस ऑफ एनायन है, जो न्यूक्लियस ऑफ एनायन है, क्या यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कौन सा नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन को, बट इसके पास भी तो इसका अंदर एक न्यूक्लियस होगा, तो वहां से जो है वो कहीं ना कहीं रिपल्जन फेस होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टॉर्शन हमारे पास हो जाती है। जो हमारे पास एनायन था जो स्फेरिकल था पहले, अब वो स्फेरिकल नहीं रहा, उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं ओवल शेप में आपका आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो एनायन कितना ज्यादा कैटायन की तरफ खिंच जाएगा, कितना ज्यादा कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एंड कैटायन कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। सो दिस इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। क्या है पोलराइजिंग पावर, कितना ज्यादा जो कैटायन है एनायनिक क्लाउड को या एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट इज इट्स पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर हमारे पास हो गई किसकी, कैटायन की, या पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा, एनायन कितना इजीली अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके कैटायन की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली जितना ज्यादा ये चार्ज होगा क्या उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। हाँ सर, तो चार्ज ऑन एनायन या कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास हमारा पोलराइजेशन या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर। नाउ दूसरी चीज सोच के बताइए, अगर कैटायन छोटा होगा तो क्या होगा सर, अगर कैटायन छोटा होगा, ये कैटायन जो है, कैटायन में कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, सर ऑब्वियसली कैटायन का न्यूक्लियस। तो कैटायन जितना छोटा होगा उतना इजीली उसका न्यूक्लियस अप्रोचेबल होगा फॉर एनायन। क्या ये बात सही है, जितना कैटायन छोटा होगा उतना इजी टू अप्रोच होगा किसको, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ सर, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन इतने सारे होंगे, उनको संभालेगा या बाहर वाले को देखेगा। तो जितना छोटा कैटायन हमारे पास जो है वो
उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो स्मॉल कैटायन हमारे पास होना चाहिए और एनायन हमारे पास होना चाहिए लार्ज। लार्ज एनायन का क्या लॉजिक है, देखिए लार्ज एनायन का मतलब है जितना बड़ा एनायन, मतलब उतनी दूर इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के, किससे, उसके न्यूक्लियस से। तो जितनी दूर इलेक्ट्रॉन्स उतना कम एनायन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और जब एनायन का कम करेगा तो कैटायन को ज्यादा मौका मिल जाएगा, कैटायन कहेगा आओ मैं तुम्हें करता हूँ अट्रैक्ट, तो कैटायन उतना ज्यादा कर लेगा। तो लार्ज एनायन से हमारे पास ये होता है क्या, कि जितना लार्ज एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन ऑफ एनायन हमारे पास होती है, ठीक है। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, साइज के इनवर्सली हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चार्ज का एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, NaCl और MgCl2 में कौन ज्यादा कोवेलेंट, MgCl2। यहाँ BeCl2 और MgCl2 का लिखा हुआ है, तो इसमें कौन ज्यादा कोवेलेंट, दैट इज BeCl2 बिकॉज ऑफ कैटायन छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज आवर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हमारे पास जब 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको। तो जब भी कैटायन की 18 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन, या जनरल हम बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कैटायन में अगर डी के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कहीं ना कहीं वो ये इफेक्ट शो करेगा, उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी, उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो हमारे पास कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। तो उस चीज को, एक और चीज को याद कर लीजिएगा कि सूडो, और उसमें मैक्सिमम एग्जांपल जो आता है दैट इज Cu पॉजिटिव का या फिर Ag पॉजिटिव का आता है, या Au पॉजिटिव। इन तीनों में से ही AgCl, AuCl या CuCl यही आपको लगभग कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो क्या हुआ, फजांस रूल हमारे पास बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। एनायन और कैटायन हमारे पास आप सभी को दिख रहे होंगे। क्या होता है, कैटायन जो है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन जो है वो क्या करता है, कुछ नहीं करता, खुद अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, कैटायन की तरफ। और ऑब्वियसली एनायन का जो न्यूक्लियस है वो जो है वो रिपल्जन कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा होता है थ्रू कैटायन के न्यूक्लियस को। तो इससे क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है हमारे पास जो शेप में। तो ये हमारे पास फजांस रूल हो गया है। इसकी एप्लीकेशन बेस, इसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच के बताइए, कोई भी चीज आयनिक है तब बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कोवेलेंट, सर ऑब्वियसली जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उतना ज्यादा बढ़िया आयनिक, सॉरी उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, वो तो सिंपल सी भाई हमारे पास सिंपल बॉन्डिंग होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा क्या उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, या उल्टा बोलूं, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रक्चर उतना ज्यादा क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा या नहीं, बोलिए यस। यस सर, बात तो बिल्कुल सही लगी। अब बात करते हैं हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हम वाटर में एक बात करेंगे, और एक बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट में, या फिर आप समझ लीजिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व लाइक, जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर पोलर, या फिर आप समझ लीजिए नॉन पोलर। दे आर जनरली नॉन पोलर, जैसे कि बेंजीन वगैरह हो गए, सारे के सारे हमारे नॉन पोलर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब चार्ज कोई सेपरेशन एज सच नहीं होता। तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, बढ़िया से चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होना चाहेगा, आयनिक में ही होना चाहेगा, जो क्या हो, पोलर हो। बट ऑर्गेनिक वाले हमारे जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर में कौन होना चाहेगा डिसॉल्व, हमारे पास कोवेलेंट। तो पोलर में हमारे पास कहीं ना कहीं जिसमें आयनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व होना चाहिए, पोलर में नहीं। तो पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर एग्जांपल है। तो अब क्वेश्चन आता है कौन अच्छा किसकी ज्यादा सोल्यूबिलिटी है वाटर। तो कैसे बताएंगे, वो सोल्यूबिलिटी वाटर में ऐसे बताएंगे कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो क्या होगा, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो चीज सोल्यूबल होगी वाटर में। जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम सोल्यूबल होगी वाटर में। तो आयनिक कैरेक्टर एक और चीज शो कर रहा है, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी वाटर। नेक्स्ट जो थर्मल स्टेबिलिटी है, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आती है थर्मल स्टेबिलिटी फॉर जनरली फॉर, हमारे पास आती है आपकी पॉली एटॉमिक एनाइंस की, या फिर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, आप सिंपल लिखे तो उसी को समझ लीजिए। कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हीट करने पर ब्रेक डाउन हो जाना, हीट करने पर ब्रेक डाउन हो जाना। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम ऑब्वियसली हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होगी, मतलब कम टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि BeCO3 100 डिग्री पर ही ब्रेक हो गया, वेयर एज MgCO3 350 पर हुआ है। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कैटायन विल एक्सर्ट अ ग्रेट पोलराइजिंग पावर इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव, कौन ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव।
क्यों ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा? बिकॉज हमारे पास हम बोलेंगे कि चार्ज जो है वो इसका ज्यादा है। चार्ज अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एनायन के इलेक्ट्रॉन को, और क्या होगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बताइए मुझे। सर अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मतलब ऑब्वियसली ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टेल Cu2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव। वैसे यहां तक ये जो हम बात करें ये तो खैर हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से, तो यहाँ पर हमने बोलिए अब एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एक कोई पी ब्लॉक का मान लीजिए या डी ब्लॉक का है, तो देखते ही आप बोल दीजिएगा कि एस ब्लॉक का एलिमेंट ज्यादा आयनिक होगा क्योंकि वो ज्यादा मेटालिक इन नेचर होता है। वेरएस हमारे पास जो है जो डी ब्लॉक या पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो वो ऑब्वियसली वो ज्यादा कोवेलेंट होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो आप इसका बताएंगे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज D9। इसमें जो है हमारे पास वो डी के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कैल्शियम जो है वेरएस यहाँ पे चार्ज सेम है। और दूसरी चीज आप बता सकते हैं साइज से, कि जो साइज ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या है, यहाँ पर साइज जो है वो स्मॉल है। सेम उसके लोग हैं सेम पीरियड के, कैल्शियम भी इसी पीरियड का है और हमारे पास कॉपर भी कैल्शियम के बाद आते हैं ना आपका स्कैंडियम टाइटेनियम इरिडियम में। तो इधर से इधर जाने में क्या होता है, साइज हमारे पास बताओ डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज तो साइज स्मॉल किसका, Cu का जो साइज है वो ज्यादा स्मॉल है। तो अगर स्मॉल साइज तो क्या ज्यादा, तो सर स्मॉल साइज तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना। देखो चार्ज जब सेम है तो साइज से जाऊंगा मैं, तो चार्ज सेम, साइज जो है हमारे पास कॉपर का छोटा, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करनी है कौन ज्यादा कोवेलेंट, तो यहाँ पे देखिए Fe2 पॉजिटिव, FeCl3, Fe3 पॉजिटिव। क्या बताएंगे आप, सिंपल बताइएगा कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत है? नो सर। यहाँ पर देखिए लिथियम सीरियम आयोडाइड आयोडाइड, तो एनायन कॉमन है लेकिन कैटायन अलग अलग है। तो लिथियम जो है वो क्या होगा, लिथियम हमारे पास स्मॉल कैटायन होने के नाते ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। एक चीज यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आइए सोडियम पर Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव। यहाँ पर आप बताएंगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है। और जो हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है उसमें हमारे पास जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन वाली। इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन वाली, और ये हमारे पास वैसे भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या, कोवेलेंट पोलराइजिंग पावर या फिर हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मोर कोवेलेंट कौन आ जाएगा, CuCl Li और FeCl3। नेक्स्ट यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर करना है तो आप इजीली कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन वाला ही रीजन, सिंपल सा। बता दीजिएगा ये D10 है। D10 है तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि पुअर शील्डिंग होती है इनके इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत बताना होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो SnCl2 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl4। तो यह भी आप सिंपल बता दीजिएगा, ये +4 और +2। तो +4 वाला जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा बिकॉज चार्ज जो है वो ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्ट। तो सेम चीज घुमा फिरा के पूछी गई है, ज्यादा हमें इसमें जो है वो आगे एज सच कोई मतलब प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। CuCl एंड AgCl आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बता देंगे क्या, NaCl इज सॉल्युबल, ये क्या है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। रीजन, दोनों D10 वाले लोग हैं, वेराज ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग। बता देंगे? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। ये कही ना क्यों नहीं बता सकते हम, हाँ बिल्कुल अच्छी बात। और क्या बताएंगे, बस ये बताइएगा हाँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ये जो है हमारे पास इनसॉल्युबल होंगे उसमें वाटर में, CuCl और AgCl। वाई, बिकॉज ये जो है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे ड्यू टू देयर लो या फिर हाई कोवेलेंट नेचर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या है, रेडियाई ऑफ Ag पॉजिटिव इज कंपेरेबल विद द रेडियाई ऑफ दिस बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ AgCl इज मच लोअर। तो रेडियस जो है वो लगभग सेम है। तो यार ये कह रहे हैं रेडियस अगर लगभग सेम है, साइज लगभग सब कुछ सेम है, तो यार मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग सेम होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, AgCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत कम होता है KCl से। आप बोलेंगे कि यार साइज का मतलब क्या लेना देना मेल्टिंग पॉइंट से, मतलब हाँ एक्सटेंड तक होता है साइज, हम बात करें लैटिस एनर्जी वगैरह में। बट यहाँ पर जो हम देखेंगे कि इसमें जो बॉन्डिंग है वो आपकी बहुत हाई लेवल की कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो भाई और इसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना डिफिकल्ट टू मेल्ट और डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो मेल्टिंग पॉइंट इज definitely going to be high, ठीक। next let us move towards the next question. now we have to tell the melting point। तो melting point सबसे पहले तो भाई NaCl का ज्यादा होगा। यहाँ पर आप मुझे बताइए कैसे बताएंगे सर, यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कैटायन सेम है, एनायन में जो है वो आपके हेलोजन है सारे के सारे। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसा एनायन का साइज बढ़ रहा है,
तो एनायन का साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा क्या सर, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। खत्म। तो आपका आ जाएगा सबसे आगे LiF सबसे पहले, फिर LiCl, फिर LiBr एंड देन LiI। क्या है चीज सभी को क्लियर हुई विदाउट एनी डाउट? यस सर। नेक्स्ट, Ki जो है वो क्या है, सोल्यूबल है किसमें, इथाइल अल्कोहल में, वेयर एज KCl जो है वो इनसोल्यूबल है। बताइए मुझे इथाइल अल्कोहल क्या है सर, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अगर, तो ऑर्गेनिक मतलब कहीं ना कहीं कोवलेंट। तो अगर ये कोवलेंट सॉल्वेंट है तो कोवलेंट में क्या होगा सर, कोवलेंट में कोवलेंट चीज ही डिसॉल्व होती है, वेयर एज आयनिक में आयनिक चीज होगी। तो Ki जो है वो ज्यादा सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो Cc ज्यादा है। सिंपल यार। कैसे सर, क्योंकि कैटायन से एनायन का साइज बड़ा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से यार लगभग सेम चीज यहाँ पर घुमा फिरा के हमें बतानी है हर बार। ZnCl2 ज्यादा सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन MgCl2। आप बताएंगे यार इसका जो चार्ज है वो तो सब कुछ सेम है, बट ZnCl2 की T10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें Cc जो है वो ज्यादा आ जाएगा। तो अगर Cc ज्यादा हुआ तो मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर कोवेलेंट सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हायर होगा किससे, एल्यूमिनियम से। वाई विच इज मोर कोवेलेंट, तो कोवेलेंट तो आप बता देंगे CaCl2 होगी। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एनायन क्या है यहाँ पर ज्यादा है, और कैटायन पे चार्ज सेम, कैटायन कैटायन सेम है तो एनायन अलग है। तो जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इनमें किनका ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो सेम है, बट कैटायन अलग है। एल्यूमिनियम पर क्या चार्ज है, +3। यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। तो NaCl में क्या है हमारे पास, कोवलेंट कैरेक्टर कम मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब डिफिकल्ट टू ब्रेक और डिफिकल्ट टू मेल्ट, हेंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज मच मच हायर। जैसे कि आप लोग अगेन देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ दे आर आस्किंग कौन विच, हमें HCl और HCl और HF में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक चीज ये है, दूसरी हमें अच्छा फजांस रूल के बेस पे, ये तो सोल्यूबिलिटी तो हमने बहुत बार डिस्कस कर ली है कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा। ऑब्वियसली जो है हमारे पास वाटर में NaCl ज्यादा सोल्यूबल होता है। यहाँ पर इसका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना है, तो आयनिक कैरेक्टर तो सिंपल सा लगा सकते हैं, हमारे पास किसका ज्यादा होगा सर, कैटायन से में एनायन हमारे पास अलग अलग है। तो जितना ज्यादा बड़ा एनायन उतना क्या होगा सर, जितना बड़ा हमारे पास एनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम, सॉरी जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, हाँ उतना कम, सॉरी जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयनिक कैरेक्टर हमारे पास होगा। तो हमारे पास आयोडाइड आयन सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे ज्यादा Cc है, और अगर इसमें सबसे ज्यादा Cc है तो Ic सबसे कम है, तो आयनिक कैरेक्टर में ये सबसे पीछे आएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस HF और HCl। यार यहाँ पे जो है सबसे पहले तो HF का ज्यादा होता है। इसको भी बताने के दो रीजन मैं बता सकता हूँ। एक तो आप हजांस रूल बता सकते हैं कि यार इसमें जो है वो क्या है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा जो रीजन है जो HF है, उसमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल, कि इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वेर एज HCl में सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे आप दोनों बता सकते हैं कि यार यहाँ पे जो है वो क्या है, आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है बिकॉज एनायन छोटा है, जहां पर आपका जो वो है एनायन वो बड़ा है। तो एनायन बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा। तो इस तरीके से आप फजान स्टूडेंट को टैकल करेंगे। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप मेरे सारे लाइफ साइंस के बच्चों को जरूर मजा आएगा, बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा। ऐसे ही मजे करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे बढ़िया से। टाइम लगेगा यार, क्योंकि मुश्किल है, आप लोगों को भी पता है मेरे हिसाब से केमिस्ट्री आप लोगों को मुश्किल थोड़ी बहुत लगती है रिलेटिवली, क्योंकि zoology और बॉटनी ऐसी कंसेप्चुअल चीजें नहीं होती। तो इसमें यार टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, और यही यूनिट आपका जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा सवाल इससे बनेंगे, तो टाइम तो देना पड़ेगा। इसका लंबा टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए, टेलीग्राम चैनल आप बाकी ज्वाइन कर ही लेंगे। और फीडबैक अपने देते रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा बस मैं ही बोलूंगा, शेयर करते रहिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाते जाइएगा। तो फिर चलें, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पार्ट 2 के साथ। तो फिर उसमें मिलेंगे, उसमें और बात होगी, आगे जो भी चीजें बची हुई हैं उसमें देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।